करें। गुड मॉर्निंग। यूनिक शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और कल हम चर्चा कर रहे थे हमारा जो 11th क्लास का जो राजनीति विज्ञान में तीसरा अध्याय है चुनाव और प्रतिनिधित्व। हमने ये जानकारी प्राप्त की कि चुनाव जो संपन्न होते हैं उसके लिए संविधान में कुछ नियम होते हैं। उन नियमों के आधार पे वहाँ पे चुनाव संपन्न होते हैं और चुनाव ये तय करते हैं कि वहाँ की शासन व्यवस्था कैसी है, लोकतांत्रिक है अलोकतांत्रिक है। ये सारी बातें हमने कल चर्चा की और हमने ये भी जानकारी प्राप्त की कि जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जिसके अंदर जो लोग चुनाव प्रक्रिया में भाग लेते हैं उसके अंदर हम दो प्रकार की विशेष तौर से लोकतांत्रिक अपनाई जाती है, जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। जो हमने प्रत्यक्ष के उदाहरण के तौर पे हमने जानकारी प्राप्त की जिसमें जनता सीधे तौर पे निर्णय प्रक्रिया में भाग लेती है उसको प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। और जिसके अंदर जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाती है, सरकार चलाती है, उसको अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है वो वर्ल्ड के बड़े देशों में और विश्व के अधिकांश देशों में पाया जाता है, जबकि प्रत्यक्ष लोकतंत्र छोटे देशों के लिए उपयुक्त है। और स्विट्जरलैंड है, इसके साथ में अमेरिका के कुछ छोटे कैंटन हैं उनमें है, और इसी के साथ में जो ये तो है स्विट्जरलैंड, अमेरिका, यूनान के जो नगर राज्य हैं उनके अंदर है हम साधारण तौर पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण दे सकते हैं। भारत के अंदर हम ग्राम सभाएं ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उदाहरण हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को हम जनता का शासन का अर्थ भी कहते हैं, जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करके और जिस शासन प्रक्रिया में भागीदारी निभाती है उसको हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भी कह सकते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हम चर्चा कर रहे थे। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें नागरिक अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जो देश के शासन और प्रशासन को चलाने में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। प्रतिनिधियों को चुनते हैं कौन? नागरिक। और प्रतिनिधियों को चुनने की इस विधि को हम चुनाव या निर्वाचन कहते हैं। तो ये एक ऐसी व्यवस्था है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ऐसी व्यवस्था, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें नागरिक अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। अतः प्रतिनिधियों को चुनने की विधि को ही चुनाव या निर्वाचन कहते हैं। चुनाव या निर्वाचन किसे कहते हैं? प्रतिनिधियों को चुनने की जो विधि है वो विधि क्या कहलाती है? चुनाव या निर्वाचन कहलाती है। महत्वपूर्ण निर्णय लेने और प्रशासन चलाने में नागरिकों की सीमित भूमिका होती है। इसके अंदर जनता क्या है, शासन प्रक्रिया में तो इन्वॉल्व है परंतु निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी नहीं लेती है। तो इसलिए जनता का शासन तो है परंतु जनता का क्या है, सीमित भूमिका है ऐसी व्यवस्था के अंदर। कौन सी व्यवस्था में? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में। वे नीति निर्माण के जो नीतियों के से संबंधित जो निर्माण में सक्रिय रूप से
भूमिका नहीं निभाते हैं, जबकि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में सक्रिय भूमिका निभाती है, जनता खुद लेती है। इसमें जनता ने लेकर के जनता के प्रतिनिधि निर्णय प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से सम्मिलित होती है। सारी की सारी जो जनता है अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार के अंदर भागीदारी निभाती है। अब बात आती है हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो है, क्या बिना लोकतंत्र के चुनाव हो सकता है? कल हम जो चर्चा कर रहे थे, क्या बिना लोकतंत्र, तो देखो सभी चुनाव लोकतांत्रिक नहीं होते हैं। हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक देश के अंदर ये कोई जरूरी नहीं कि लोकतांत्रिक चुनाव हो, परंतु बहुत सारे गैर लोकतांत्रिक देशों में चुनाव भी होते हैं। कोई जरूरी नहीं है वहाँ पे जनता, परंतु गैर लोकतांत्रिक देशों में चुनाव भी होते हैं कई बार। और गैर लोकतांत्रिक शासक जो जिन देशों के अंदर जनता का शासन नहीं है वहाँ पर भी शासन प्रक्रिया तो होती है। उस शासन प्रक्रिया को हम कहते हैं गैर लोकतांत्रिक शासन प्रक्रिया, जिसके अंदर जनता का शासन नहीं होता है। शासन तो वहाँ पर भी होता है, परंतु वहाँ पे इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? गैर लोकतांत्रिक शासन प्रक्रिया। चुनाव वहाँ भी होते हैं, कहाँ पर? जिन देशों के अंदर लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं होती है उन देशों को कहते हैं हम गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था। तो शासन चुनाव वहाँ भी होते हैं, परंतु देखो वहाँ के जो शासक होते हैं ना, बड़े आतुर होते हैं, उत्साह होता है उनमें कि वे चुनावों को इस ढंग से करवाते हैं। जिन देशों के अंदर गैर लोकतांत्रिक चुनाव होते हैं ना, गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, जहाँ पे जनता का द्वारा चुनाव किया जाता है वहाँ की सरकार का, तो वहाँ पे जो शासन प्रमुख होता है वो इस ढंग से चुनाव संपन्न करवाता है कि उसके फेवर में ही शासन प्रक्रिया का संचालन हो। इसके लिए वे चुनावों को ऐसे ढंग से कराते हैं। कौन? गैर लोकतांत्रिक देशों में चुनावों को इस ढंग से करवाया जाता है कि उनके शासन को कोई खतरा न हो, कि वो सत्ता के अंदर बने रहें, उनके शासन प्रक्रिया के ऊपर कहीं कोई दिक्कत न आए। जैसे कौन सी एक बात लोकतांत्रिक चुनाव को गैर लोकतांत्रिक चुनाव से अलग करती है? कौन सी बात हमारे को लोकतंत्र और गैर लोकतांत्रिक चुनाव में दोनों में अंतर हमारे को दिखाई पड़ता है? इस बिंदु के लिए महत्वपूर्ण बात आती है, संविधान इस बात के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि कहाँ पे लोकतांत्रिक चुनाव पद्धति है और कहाँ पे गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था है। इन दोनों के मध्य जो अंतर दिखाई पड़ता है वहाँ के संविधान से इस बात को स्पष्ट तौर पे देखा जा सकता है। संविधान के द्वारा ही मालूम किया जा सकता है कि इस देश के अंदर लोकतांत्रिक चुनाव है और इस देश के अंदर गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था है। तो ये इसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? वहाँ का संविधान दोनों में अंतर करने में। एक लोकतांत्रिक देश का संविधान चुनावों के लिए मूलभूत आधार नियम बनाता है। लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक के अंदर अंतर, लोकतांत्रिक व गैर लोकतांत्रिक में अंतर, कि लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक में अंतर का मुख्य कारण कौन है? संविधान। वहां का संविधान ही इस बात को तय करता है कि देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था है या गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था। ये बात किससे मालूम की जा सकती है? संविधान के द्वारा इस बात का पता चलता है कि उस देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था है और उस देश में गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था। क्योंकि संविधान ही मूलभूत नियम बनाता है। लोकतांत्रिक देश का संविधान चुनावों के लिए मूलभूत नियम बनाता है। एक लोकतांत्रिक देश का जो संविधान होता है, क्योंकि चुनावों को चुनावों के लिए जो नियम तय करता है वो कौन करता है? चुनाव के लिए नियम कौन तय करता है? भाई नियम वहाँ का संविधान तय करता है। जैसा संविधान के अंदर नियम होंगे वहाँ की शासन व्यवस्था वैसी ही होगी। और इस संबंध में विस्तृत नियम, जिस देश के अंदर लोकतांत्रिक है वहाँ पर नियम बनाने, उस देश के अंदर जो नियम बनाने या कानून बनाने नियम बनाने या कानून बनाने का कार्य वहाँ की
विधायिका, वहाँ की जो विधायिका पर निर्भर है। जिस देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी वहाँ पर चुनाव से संबंधित जो भी कोई नियम है या अन्य कोई नियम है, देश से संबंधित जो नियम है, सारे नियम बनाने का कार्य किसका जिम्मा होता है? विधायिका का, क्योंकि विधायिका का मुख्य कार्य कानूनों का निर्माण करना है। और नियम जो वहाँ के नियम बनाए जाते हैं वो नियम क्या होते हैं? हमें वो नियम ही तय करते हैं कि जो नियम बनाए जाते हैं, जो ये नियम बनाए जाएंगे यही तय करेंगे कि उस देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था है या गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था है। कैसे? जैसे मत देने के लिए कौन योग्य है, कौन चुनाव लड़ने के योग्य है, कौन चुनाव की देखरेख करेगा, मतदाता अपना प्रतिनिधि कैसे चुनाव करेंगे, मतगणना कैसी होगी, जो प्रतिनिधि हैं वो चुनाव के अंदर कैसे भाग लेंगे। ये सारी बातें वहाँ के संविधान के अंदर कुछ नियम होते हैं, उन नियमों के आधार पर तय करते हैं। ये नियम ही व्यवस्था की ओर इशारा करते हैं कि वो व्यवस्था लोकतांत्रिक है या गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था है। तो भारत का संविधान इन सभी प्रश्नों के उत्तर देता है। कौन से प्रश्नों के? कौन मत देने के लिए योग्य है। जैसे भारत की बात करें, मत देने के लिए योग्य कौन है भाई? जिस व्यक्ति की उम्र 18 साल से अधिक है, 18 साल या 18 साल से ज़्यादा है, तो वो देश की शासन व्यवस्था में मत के द्वारा भाग ले सकता है, अपने मत के का प्रयोग करते हुए शासन प्रक्रिया में अपनी भूमिका निभाता है। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर, जैसे अब भारत का संविधान भी इन सभी प्रश्नों का उत्तर देता है। तो इसमें पहले जो 3 प्रश्नों का लक्ष्य, पहले 3 प्रश्न कौन कौन से हैं? कौन मत देने के योग्य है और कौन चुनाव लड़ने के योग्य है। कौन मत देने योग्य है। दूसरा है इसके अंदर कौन चुनाव लड़ने योग्य है। और तीसरा जो बात आती है हमारे सामने, इन तीसरी बात आती है वह चुनाव की देखरेख कौन करेगा, कौन चुनाव की देख रेख करेगा। चौथा आता है हमारे सामने, वो है मतदाता अपना प्रतिनिधि कैसे चुनेंगे। मतदाता अपना प्रतिनिधि कैसे चुनेंगे। और पांचवा जो बिंदु आता है हमारे सामने वो है मतगणना कैसे होगी। मत गणना कैसे होगी, मतगणना कैसे होगी। और या प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे होगा। ये इस प्रकार से 5 जो बिंदु हैं, इन 5 बिंदुओं का उत्तर हमारे को कहाँ मिलता है? संविधान के नियम, ये संविधान तय करेगा। और ये 5 प्रश्नों का उत्तर ही हमारे को क्या देगा कि वो लोकतांत्रिक है या गैर लोकतांत्रिक है। इन 5 बातों का हम यदि चर्चा करेंगे, 5 बातों के बारे में हमारे में समझ विकसित हो जाएगी, तो ऐसी स्थिति में हम ये पता लगा सकते हैं कि उस देश के अंदर कैसी व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था है। तो इसके अंदर तो पहले 3 क्वेश्चन है, कौन मत देने के योग्य है। जैसे हम भारत की बात करें तो 18 साल की जिनकी उम्र हो जाती है वर्तमान में 18 वर्ष की आयु, वो वोट दे सकता है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था है, नहीं कि गैर लोकतांत्रिक। तो इसके अंदर कौन चुनाव लड़ने के योग्य है, इसके जो मापदंड है, जो नियम है, वो तय कौन करता है, ये सारी बातें संविधान। फिर कौन चुनाव की देखरेख करेगा, चुनाव आयोग करेगा, ये सारी बातें। तो इसके अंदर देखो भारत का संविधान इन सभी प्रश्नों की, जो 5 प्रश्न इन सबका उत्तर कौन देता है? भारत का संविधान। और इसमें पहले 3 प्रश्नों का लक्ष्य, जो शुरू के 3 प्रश्न है ना, इन तीनों प्रश्नों का लक्ष्य कि कौन मत देने योग्य है, चुनाव लड़ने कौन है, चुनाव की देखरेख कौन करेगा, इनका लक्ष्य, इन तीनों का लक्ष्य क्या है भाई?
लक्ष्य, इन तीनों प्रश्नों का लक्ष्य क्या है भारत के अंदर? एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव है। एक लक्ष्य क्या है? एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। इनका उत्तर हमारे को कहाँ मिलेगा? एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोग होगा ना, वो तीनों प्रश्नों का उत्तर देगा, जिसे लोकतांत्रिक चुनाव कहा जा सकता है। इन तीनों बातों की जो पूर्ति कर रहा है, इस व्यवस्था को हम कहते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था। अंतिम दो प्रश्न आते हैं हमारे सामने। दो प्रश्नों का लक्ष्य, इन दोनों का लक्ष्य क्या है? इन दोनों का लक्ष्य, इनका लक्ष्य है, इनका जो दो प्रश्न है, इनका लक्ष्य न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व, न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व, कि सबको प्रतिनिधित्व में न्याय की भूमिका, न्यायपूर्ण होना चाहिए प्रतिनिधित्व। ये दो प्रश्नों का कि मतदाता अपना प्रतिनिधि कैसे चुनेंगे और मतगणना कैसी होगी, इन दो प्रश्नों का उत्तर का जो लक्ष्य है, मेन जो लक्ष्य आता है हमारे सामने, न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व आता है। अब आती है, ये तो हो गया हमारे सामने कि लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक का हम अंतर कैसे करेंगे। संविधान के अंदर जो नियम दिए गए उनके आधार पे हम ये पांचों प्रश्नों का उत्तर निकालेंगे तो हमारे को ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि इस देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इस देश में गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था है। अब हम चर्चा करते हैं भारत में चुनाव व्यवस्था कैसी क्या है। भारत में चुनाव व्यवस्था, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखो, हमने चुनाव की विभिन्न विधियों के बारे में और व्यवस्थाओं के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की और चर्चा की, और हमें यह भी आश्चर्य हुआ कि यह सब क्या है। हमने चुनावों के समय चुनाव प्रचार के लिए अपनाए जाने वाले विभिन्न तरीकों के बारे में भी पढ़ा कि भाई चुनावों के अंदर क्या क्या तरीके अपनाए जाते हैं, क्या क्या काम किए जाते हैं, इन सब के बारे में। लेकिन चुनाव के विभिन्न तरीके हैं, हर देश के अंदर चुनाव के अपने अपने तरीके हैं, अलग अलग तरीके। चुनाव संचालन करने की एक व्यवस्था है, चुनाव भी संचालन करने की एक व्यवस्था है। इसके लिए प्राधिकार और नियम भी हैं जो बताते हैं कि क्या करें। चुनावों के लिए कुछ नियम होते हैं जिसको हम प्राधिकार भी कह सकते हैं या नियम भी कह सकते हैं कि हम क्या करें और क्या नहीं करें। क्या चुनाव का यही अर्थ है? आपको आश्चर्य हो सकता है कि क्यों संविधान में यह लिखने की जरूरत पड़ी कि मतगणना कैसी होगी। संविधान के अंदर ये बात लिखी गई है, संविधान ही तय करता है कि मतगणना कैसी है, कि मतगणना कैसी होगी और प्रतिनिधि किस प्रकार से चुने जाएंगे। पूरे विश्व में ऐसे ही चुनाव होते हैं और इसके बारे में हमें क्या सोचना चाहिए। तो इसमें देखिए, हमें इसलिए हम सोचना चाहिए क्योंकि यह प्रश्न उतना सरल नहीं है जितना हमें लगता है कि कैसे क्या चुनाव होंगे, कैसे संविधान के अंदर नियम बनाएंगे। इतना इजी प्रश्न नहीं है जितना हम सोचते हैं कैसे प्रचार प्रसार करेंगे। अपनी चुनाव व्यवस्था में इतना लीन है कि हमें लगता है कि कोई और तरीका हो ही नहीं सकते। लोकतांत्रिक चुनाव में जनता वोट देती है, जहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है वहाँ जनता वोट देती है और अपनी इच्छा के उनकी इच्छा ही तय करती है कि कौन जीतेगा। जनता जिसको चाहेगी उसको अपने मत के द्वारा विजित करेगी। तो वहाँ की जनता की इच्छा ही है कि कैसी सरकार होगी, वो वहाँ की जनता के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन लोगों के द्वारा अपनी रुचि को व्यक्त करने के और भी तरीके हो सकते हैं, कोई एक तरीका ही नहीं, अन्य तरीके भी हो सकते हैं कि लोगों की रुचि को जान सकें कि लोगों की क्या इच्छा है, कैसी सरकार की इच्छा है। और उनकी पसंद की गणना करने की भी बहुत सारी विधियां हो सकती हैं कि खेल के जैसे अलग अलग नियमों से इस बात का फैसला बदल जाता है कि जीत किसकी होगी। जैसे नियम होंगी वैसी वहाँ की व्यवस्था होगी, जैसा खेल के अंदर नियम होंगे वैसा उसका परिणाम आएगा हमारे सामने। कुछ नियम ऐसे होते हैं जिन्हें बड़े दलों को लाभ पहुँचता है कि संविधान के अंदर कुछ ऐसे नियम भी होते हैं जिनके द्वारा बड़े दलों को फायदा पहुंच जाता है, या फिर कुछ ऐसे नियम होते हैं जो छोटे देशों को या छोटे दल होते हैं उनको भी मदद मिलती है। या कुछ नियम ऐसे हो सकते हैं संविधान के अंदर जो बहुसंख्यक समुदाय है उसको फायदा पहुंचता हो, या कुछ ऐसे नियम होते हैं जिनकी संख्या कम है जो अल्पसंख्यक कहे जाते हैं उनको फायदा होते हैं। तो इसके लिए हम ये समझ सकते हैं, इसके लिए उदाहरण तौर पर हम ले सकते हैं कि 1984 के लोकसभा चुनाव, कौन से चुनाव? 1984
1984 के जो लोकसभा चुनाव, इस लोकसभा चुनाव के अंदर देखिए सबसे बड़े दल को फायदा मिला था। तो 1984 के लोकसभा चुनाव में क्या हुआ था, 543 सीटों पे चुनाव हुआ था। कितने, 1984 के लोकसभा चुनाव में कितने, कुल 543 सीटों पर चुनाव हुआ। और इस चुनाव के अंदर बड़े दल के रूप में निकल कर के आया था कौन, 543 सीटों में से कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी भाई, 415 सीटें मिली थी। कितनी मिली थी, अकेले कांग्रेस को 415 सीटें मिली। जो कुल सीटों का, जो हमारे यहाँ पे कुल सीट होती हैं, कुल सीटों का 80%, कितना, 80% मिल गया अकेली कांग्रेस को। तो 80% से भी अधिक मिले थे। लेकिन कांग्रेस की 3/4 सीटें मिली। इस प्रकार से हम देखो 1984 में लोकसभा चुनाव हुए, बड़े दल के रूप में कांग्रेस उभर करके आया, बहुत बड़े दल के रूप में, जिसके अंदर 415 सीटें अकेली कांग्रेस को मिल गई, जिसको हम कह सकते हैं कि कुल सीटों का 80% मिला। तो सीटों का तो 80 मिल गया, पर मतों का कितना मिला वो भी चीज़ एक, और साथ ही साथ में कितना, तो देखो 3/4 सीटें मिली हम 80%, या हम कह सकते हैं 3/4 सीटें मिली इसको, ये भी कह सकते हैं। परंतु देखिए क्या इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक, इसका अर्थ हमारे सामने ये निकल करके आता है कि प्रत्येक 5 भारतीयों में से 4, प्रत्येक 5 भारतीयों में से 4, 5 भारतीयों में से 4 नागरिकों ने कांग्रेस को वोट दिया। किसको दिया भाई, कांग्रेस को वोट दिया। उनकी पसंद कौन सी थी यहाँ पे, कांग्रेस, उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया। और कांग्रेस को 48 सीटें, इस प्रकार से देखो 48% वोट मिले। बात वोटों की आती है तो वोट कितने मिले, वोट प्रतिशत कितना मिला, 48% वोट मिला। जबकि यहाँ पे 80% और 3/4 आती है, और 5 में से 4 जो भारतीय नागरिकों ने किसको वोट दिया था, कांग्रेस। परंतु बाद वोटों का प्रतिशत आता है तो कितना आता है, 48% वोट आता है। तो 48% लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया। लेकिन पार्टी को 80% से भी अधिक सीटें मिली। ये चीज़ हमारे सामने आ गई, 80% से भी ज़्यादा सीटें। और अन्य दलों के, यदि इसकी कांग्रेस के अलावा हम अन्य दलों का प्रदर्शन देखें तो बहुत ही कम रहा है। तो इसमें देखो भाजपा को 7.4%, ये कांग्रेस को थी, और जो भाजपा है, भाजपा को कितनी मिली भाई, 7.4% ही मिली। कितनी, 7.4% क्या मिले, वोट मिले। केवल वोट कितने मिले, 7, जबकि कांग्रेस को कितने वोट मिले थे, 48% वोट मिले थे। तो 7.4% मिले, लेकिन प्रतिशत से 1% से कम सीटें मिली। यहाँ कितनी सीटें मिली हैं भाई, कुल सीटों का 80%, यहाँ पे देखो सीटों का प्रतिशत रहा केवल 1% से भी कम, 1% से भी कम सीटें मिली। ऐसा कैसे हुआ कि एक को तो 80% मिल गई कुल सीटों का, और एक को 1% से भी कम मिली, ये कैसे हुआ। हम अपने चुनाव की एक विशेष विधि का पालन करते हैं। हमारे चुनाव की, देखो भारत में चुनाव की जो विधि है, विधि क्या है, हमारे विधि जो निकल करके आती है वो है, पूरे देश में 543, पूरे देश को देखो इसके अंदर विधि में, पूरे देश को इसके अंदर, पूरे देश को 543, जो 543 निर्वाचन क्षेत्रों में, बांटा गया। साथ में 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया गया। दूसरी बात, प्रत्येक क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है, प्रत्येक क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है। और तीसरी जो बात है हमारे यहाँ पे जिस विधि का है वो है, जिस प्रत्याशी को सबसे अधिक वोट मिले उसको निर्वाचित घोषित कर दिया गया। जिस प्रत्याशी को सर्वाधिक
वोट मिले, सर्वाधिक वोट मिले उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से जिसको सबसे अधिक वोट मिले वो जीत गया, चाहे एक वोट। ये नहीं कि भाई इतने वोटों का प्रतिशत लेना अनिवार्य है जीत के लिए, नहीं, ऐसी व्यवस्था नहीं थी। मान लो उदाहरणतः कि 100 वोट पड़े, 100 में से 4 प्रत्याशी, किसी को मान लो मिल गया 20 मिल गया, किसी को 22 मिल गया, किसी को 24 मिल गया। परंतु किसी को यदि एक वोट भी ज़्यादा मिला है, मान लो 25 मिल गए, और बाकी के 3 प्रत्याशियों को मान लो 20, 22 जो 24 मिल गए, परंतु उस किसी एक प्रत्याशी को यदि एक वोट भी ज़्यादा मिल गया तो उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। और इस विधि को सबसे आगे वही जीत प्रणाली भी कहते हैं। कौन सी को? जिस प्रत्याशी को सर्वाधिक वोट मिले उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। तो इस विधि को हम क्या कहते हैं? ये विधि भारत के अंदर अपनाई गई है, जो सबसे आगे वही जीते। विधि कौन सी अपनाई गई भारत में? जो सबसे आगे वही जीते, जो सबसे आगे वही जीते, ये विधि अपनाई गई है भारत के अंदर। कहने का मतलब जिसको एक वोट भी ज्यादा मिल गए वही विजेता घोषित कर दिया जाएगा। इसको कहते हैं जो सबसे आगे वही जीते प्रणाली कहते हैं। इसको अंग्रेजी के अंदर कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। क्या कहते हैं? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इसको ये भी कहा जाता है कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, जो सबसे आगे वही जीते। ये भारत के अंदर इस विधि को अपनाया गया है और संविधान इसी विधि को स्वीकार करता है। इसको हम जो सबसे आगे वही जीते, मतलब जिसको सबसे आगे सबसे ज़्यादा एक वोट मिल गया वही जीत गया, तो इसको कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, जो सबसे आगे वही जीते। इस विधि को भारत में अपनाया गया है और इसको बहुलवादी व्यवस्था भी कहते हैं। भारत के अंदर क्या कहते हैं इसको? दूसरा नाम है बहुलवादी व्यवस्था। इसका नाम है बहुलवादी व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। किसको? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, जो सबसे आगे वही जीते। ये विधि किसके अंदर अपनाई गई है? भारत के अंदर। किसमें? भारत की विधि है। यह विधि भारत की है, जो सबसे आगे वही जीते। इस विधि को संविधान इसी विधि को, भारत का संविधान भी जो सबसे आगे वही जीते इस विधि को स्वीकार करता है। तो इस प्रकार से हमने आज भारत के अंदर कौन सी विधि को जो अपनाया गया उसके बारे में हमने चर्चा की कि भारत के अंदर जो सबसे आगे वही जीते, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, बहुलवादी व्यवस्था को अपनाया गया कि जिस प्रत्याशी को एक वोट भी ज़्यादा मिल गया है उसी के आधार पे उसका निर्णय हो जाएगा और उसको निर्वाचित घोषित कर दिया गया। भारत के संविधान में इस विधि को अपनाया गया है लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर। और कल हम चर्चा करेंगे समानुपातिक प्रतिनिधित्व की जो दूसरी विधि है जिसके अंदर प्रत्याशियों का चुनाव किया जाता है, उसके बारे में हम कल